नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार, मंत्रिमंडल के विभागों का आवंटन, नया मंत्री परिषद का शपथ और आशंका की योगी मोदी या योगी शाह में जो शीत युद्ध है, पॉलिटिकली वर्चस्व की स्थापित करने का जो जंग है वो अब सतह पर आ गया है। मंत्रिमंडल की जो स्वरूप निकल करके आई उसको देखने के बाद मैंने उस दिन अपना लाइव वीडियो बनाया था कि ये मंत्रिपरिषद का विस्तार से एक बात स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोई खुश नहीं है। ना तो जो मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है वो खुश है, ना मुख्यमंत्री के अधीन मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर का मंत्री बन रहा है वो खुश है। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभाग का तो नाराज होना स्वाभाविक लगता है। उनको लगता है कि मुझे कैबिनेट में होना चाहिए, मुझे कनिष्ठ मंत्री बना दिया, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन जो कैबिनेट स्तर के मंत्री बने वो भी खुश नहीं थे। सबसे बड़ा उदासी उनके चेहरे पर थी जो मंत्रिमंडल का शपथ दिलवाने के लिए दिल्ली से विशेष विमान से लखनऊ पहुंचे थे। मंत्रिमंडल का जो स्वरूप निकल के आया उसमें एक बात साफ हो गया कि ये मंत्रिमंडल योगी मंत्रिमंडल नहीं है, ये योगी को दी गई मंत्रिमंडल है। मतलब योगी के सामने योगी के प्रतिद्वंदियों को खड़ा करने का मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री पद पर बैठाया गया, मंत्रिमंडल में मंत्री पद से सुशोभित किया गया जो खुले तौर पर मुख्यमंत्री के विरोधी हैं और मुख्यमंत्री के कामों का समय समय पर आलोचना करते रहते हैं या सार्वजनिक जगहों पर ये कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री फैसला चुने हुए विधायक करेंगे, हम भाजपा के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं दो जो उप मुख्यमंत्री का तगमा पाए हुए हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य हर बार हर बयान में जब भी खबर मिनिस्ट्रों ने उनसे पूछा कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुना हुआ विधायक इस बात का फैसला करेगा कि विधायक कौन बनेगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही संवाद था, लेकिन वो समय से छोड़ गए थे, तो अब उन पर क्या चर्चा करना। ब्रजेश पाठक कोरोना काल में अपने ही सरकार का आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सरकार निकम्मी हो गई है, फेल हो गई है। ये तब स्थिति थी जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन के लिए हमको दे दिया जाए, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोरोना मैनेजमेंट को संभालने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना मैनेजमेंट को संभाला है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाया है वो काबिले तारीफ है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। विदेश का प्रधानमंत्री हमारा तारीफ कर रहा था, लेकिन योगी मंत्रिमंडल का अपना ही मंत्री इसकी आलोचना कर रहा था, तब जबकि वो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री था। उत्तर प्रदेश का जो पहला मंत्रिमंडल था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें बहुत बिरले बिरले लोग हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाज का श्रम मंत्री था, वो श्रमिकों के रोजगार का रोना रोता हुआ मंत्रिमंडल से विदाई लिया, तब जबकि मंत्रिमंडल का कार्यकाल पूरा हो गया। उसने कहा कि श्रमिकों का कल्याण नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने रोना रोया कि भाई कोरोना काल में हम मैनेज करने में विफल रहे हैं। ये काम ब्रजेश पाठक का स्वयं का था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वो स्वयं थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लचर हाल पर का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने का प्रयास किया। अपनी विफलता को उन्होंने दूसरे के सर पर लगा। खैर, इन सब के बाद ये वापस लोग पुनः सीट पा गए, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ पर बाहरी दबाव ने काम किया और भाजपा के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है वो सतह पर आ गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि चुनाव बेशक आप कर जीत सकते हैं, वोट पुलर आप बेशक हो सकते हैं, मास अपील आपकी बेशक बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम वो लोग हैं जो उड़ती चिड़िया का पर छेद देते हैं, आप तो अभी जमीन पर ही हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल का स्वरूप आया तो वो मंत्रिमंडल टोटल
योगी के विरोधियों का था, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन योगी भी योगी हैं। 5 साल तक उन्होंने डंके के चोट पर सरकार बनाया है, जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरे हैं और निर्विवाद रूप से जन सेवा करके उन्होंने जनता में अपना भरोसा जीता है और अपने दम पर चुनाव जीतने की महारत हासिल किया है। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है, हर आदमी से बेहतर, हर नेता से बेहतर। यहां तक देखा गया कि योगी आदित्यनाथ जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए गए वहां 100% विजय प्राप्त हुआ, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई। हार तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का सरकार थी और उसी सरकार ने रिपीट किया, लेकिन 3 सीट से 43 सीटों तक का जो सफर पश्चिम बंगाल में आया हुआ, उन 43 में से 3 सीट पहले था। 40-42 सीटें जो बढ़ी हैं वो 40-42 सीटें वो थी जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए गए थे। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिल्ली के अमित शाह और लखनऊ से योगी आदित्यनाथ, जो 2 बड़े चेहरे, फायर ब्रांड चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के सशस्त्र नेता जो योगी, मोदी और शाह की तिरड़ी है, उनमें से ये 2 लोग वहां पर गए हुए थे। लेकिन जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने पदयात्राएं की थी, आमसभाएं की थी, चुनावी सभाएं की थी, उनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक में योगी का अपील माना गया और योगी के अपील पर लोग अभिभूत होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए। जबकि अमित शाह जहां जहां गए, जिन जिन क्षेत्रों में गए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिली। इन सब चीजों को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ को नाथने का प्रयास किया गया, नकेल डालने का प्रयास किया गया और उनको नकेल डालने के उद्देश्य से ही वो मंत्रिपरिषद उनको दी गई। वो मंत्रिपरिषद जो योगी आदित्यनाथ के लिए सुगम नहीं, मुश्किल का मार्ग बने। लेकिन जब मंत्री परिषद का विभागों का आवंटन हुआ, वो टोटल योगी आदित्यनाथ का मंत्रिपरिषद था। उसमें उन्होंने जो सीटों का बंटवारा और जो विभागों का बंटवारा किया, उसमें टोटल योगी का चला। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस बात के लिए जाने जा रहे हैं उसमें उनका छाप बिल्कुल साफ, स्पष्ट और पूर्णता दिखा। विभाग का आवंटन पूर्णतः योगी आदित्यनाथ का अपना आवंटन है। उसमें लगता है कि उन्होंने दिल्ली दरबार को नजरअंदाज किया या फिर सुना ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि दिल्ली दरबार के लोग कहे होंगे कि हमने आपको नकेल डालने के लिए मंत्रिपरिषद दे दिया है, कम से कम विभाग का बंटवारा आप करिए, इतनी छूट तो आपको दे देनी चाहिए। क्योंकि अब विभाग के बंटवारे पर नजर डालेंगे तो इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य के पास सबसे मलाईदार पोस्ट पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय कहा जाता है कि ये ऐसा मंत्रालय है जिसको पाने के लिए लोग मुख्यमंत्री बनना भी त्याग देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मालदार, कमाऊ और उपजाऊ मंत्रालय है पीडब्ल्यूडी। हर आदमी इस मंत्रालय में मंत्री बनना पसंद करता है। उस मंत्रालय को उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से छीन लिया, वापस ले लिया या उनको नहीं दिया। जो आप अपने हिसाब से शब्द का चयन कर ले, मैंने तीनों आपके सामने रख दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य से योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी छीन लिया, केशव प्रसाद को योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं बनाया, केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में बनाने के योग्य नहीं समझा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप चुन लीजिएगा। सच्चाई ये है और अभी फैक्ट ये है कि अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को वो साधारणतः मंत्रालय दिया गया है जिस मंत्रालय में वो बहुत ज्यादा हाउ फाउ नहीं कर सकते हैं और जहां थे वहीं रह सकते हैं। मतलब अगर विभागीय आवंटन के बाद देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य बेशक उप मुख्यमंत्री का तगमा हासिल कर चुके हों, लेकिन राजनीतिक कद कतरने का प्रयास योगी आदित्यनाथ ने जरूर कर दिया है। मतलब उनको उनकी औकात बता दी गई है, एक मैसेज दे दिया गया है कि आपका गॉडफादर बेशक दिल्ली में बैठा हो, असली फादर आपका लखनऊ में बैठा है, जो आपका भाग्य विधाता है और आप पर नकेल डालता रहेगा और डालता रहेगा और डालता रहेगा। मित्रों, वही बात ब्रजेश पाठक की थी। ब्रजेश पाठक पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे और अब भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके मंत्रिपरिषद के बंटवारे में कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं कर सके और कोई हैसियत भी ज्यादा पाए नहीं गए।
उप मुख्यमंत्री का भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है। भारत के संविधान में ना तो कोई उप प्रधानमंत्री का स्कोप है, स्थान है, ना ही उप मुख्यमंत्री का है। वो तो एक कहने के लिए कह दिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उप प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसका वजूद कुछ नहीं है, वजूद कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री होता है। ये सीधा साफ और स्पष्ट है। अब जो आगे होने वाला है विद इन ए वीक वो आपको बताता हूं, जो आपको आज ही बता देता हूं। हुआ क्या कि चुनाव के इन वक्त पहले अवकाश ग्रहण कर चुके, मतलब 31 तारीख को अवकाश प्राप्त कर रहे थे उमाशंकर मिश्र जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से। उनको 1 साल का एक्सटेंशन देकर के लखनऊ भेजा गया ताकि केंद्र का एक आदमी हो जो वहां पर चुनाव कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दे और सीधा केंद्र के नियंत्रण में हो। तिवारी जी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के विश्वास पात्र होते गए थे और केंद्र सरकार को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने तिवारी जी को वापस हटा करके दूसरे वाले पंडित जी को वहां पर भेजा था। उसका और क्या उद्देश्य होगा वो भेजने वाले लोग जाने। तो मुझे लग रहा है कि अब जो विभागीय सचिवों का ट्रांसफर होगा, क्योंकि चुनाव के बाद ये असंभावी होता है, क्योंकि चुनाव के बाद पलक में जिलाधिकारी बनाए जाते हैं, बदले जाते हैं और सचिवों का भी विभागों का बंटवारा होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो योगी विरोध के मंत्री लोग ऊपर से अनुकंपा पा करके सीट प्राप्त कर चुके हैं, उनको नकेल डालने के लिए सचिवों का बंटवारा ध्यान देने वाली बात होगी। जिस तरह से विभाग का बंटवारे पर हमने ध्यान दिया और आप लोगों को बताया, आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को शादा प्रणाम। तो जो सचिवों का बंटवारा ट्रांसफर होगा वो एक बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। और मैं आज ही आपको बता देता हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दबाव में मंत्रिमंडल का स्वरूप नहीं अपने मन माफिक बना सके, उनको कई तरह की दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन मोदी योगी हैं, वो अपना वाला छोड़ के आते हैं, दबाव में आ जाते तो फिर लोगों को दबाव के लिए साजिश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने विभाग का बंटवारा अपने मन से किया और जो अच्छा लगा वो किया और जिस पर उनका पूर्णतः वर्चस्व बना रहा हो किया। मतलब केशव प्रसाद मौर्य अनुकंपा पर उप मुख्यमंत्री का तगमा बेशक मोदी के कृपा पात्र होने के नाते, योगी के खुला विरोधी होने के नाते पा गए हों, लेकिन विभाग में उनको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला, जिस वजह से वो सरकार को अस्थिर कर सके। रहा सहा कसर सचिव का ट्रांसफर करके योगी जी जरूर इसको पूरा कर देंगे। मुझे लग रहा है कि जो उनको सचिव मिलेगा वो सीधा योगी के नियंत्रण का आदमी होगा और योगी का आदमी होगा, ताकि वो उनको वहां पर नकेल डाल कर रख सके और हर अरे गहरे फाइल पर कुछ भी हैंकी पैंकी करने से पहले आप इफ एंड बट का कामा लगाता रहे और फाइल पर प्रोसीडिंग लिखता रहे। और आप जो सबको पता ही होता है कि मंत्री परिषद अपना काम सचिवों के माध्यम से ही करता है और अगर सचिव उसमें कुछ लिख देता है तो मंत्री जी चाह करके भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दस्तावेजी सबूत हो जाती है। वो बाद में आरटीआई के माध्यम से मांगा जा सकता है, सदन के पटल पर दिखाया जा सकता है, विपक्ष के नेताओं को कह करके उसको उठाया जा सकता है। ये सब चीजें हो सकती हैं और उसमें पूर्णतः बदनामी होने का खतरा बना रहता है। इस वजह से सचिव लोगों को वो लोग पटा के, बजा के, समझा के, डरा के, धमका के रखेंगे। तो सचिव को डरा धमका कर रखने की हैसियत तो किसी भी मंत्री के पास नहीं है, क्योंकि सचिवों का स्थानांतरण, ट्रांसफर और सचिवों का जो इधर उधर करने का पावर है वो कार्मिक मंत्रालय सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखा हुआ है और मुख्यमंत्री होने के नाते वो उसके मुखिया होते हैं और उनके आधार पर उनके अधीन ही सारे अफसर काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो विभाग बंटवारे में थोड़ी बहुत कसक रह गई है वो सचिवों को ट्रांसफर करके वो योगी आदित्यनाथ पूरा कर लेंगे। अब सवाल है कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ के पीछे मोदी, शाह या और जो लोग भी हैं जिनकी आशंका है वो पड़ा हुआ है। ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है मित्रों। इसका दो आशंका है, एक अपुष्ट खबर है, दूसरी पुष्ट खबर है। पुष्ट खबर यह है कि भाई अब ये बात तो बड़ा साफ और स्पष्ट है, आप राह चलते रिक्शा वाले से, खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर से
ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क से या जिला का कलेक्टर से या और किसी विद्वान से पूछेंगे कि भाई आज के तारीख में देश के 2 महत्वपूर्ण नेताओं का नाम बताइए, तो वो सीधा मोदी के बाद योगी का नाम रखेगा। अब आज के तारीख में अमित शाह का नाम नेफ्ट में चला गया है, कोई पूछ ही नहीं रहा, चर्चा में भी नहीं। पहले हुआ करता था कि लोग अमित शाह में प्रधानमंत्री का प्रतिबिंब देखा करते थे और कहते थे कि योगी मोदी के बाद अगर अगला प्रधानमंत्री बनने का कोई स्वाभाविक दावेदार है तो वह है अमित शाह। उनको राजनीति का चाणक्य वगैरह पता न क्या क्या तगमा से नवाजा गया था, वो सारी आजकल डिग्रियां छीन ली गई हैं और वो सब डिग्री अब योगी आदित्यनाथ के आगे फेल हो गया है और सब लोगों के नजर में सीधा और साफ आ गया है कि मोदी के बाद योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। हर आदमी इस बात को कह रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को ये बात साफ और स्पष्ट हो जाएगी कि भाई इस तरह का बिहेवियर कोई भी राजनीति में रहने वाला आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ये माने कि हमारे कद से बड़ा कद किसी राजनेता का हो। इसी को तो राजनीति बोलते हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेता को राजनीतिक खतरा कांग्रेस के नेता से कभी नहीं है, ना रहेगा और ना होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता है उनका नुकसान कभी कोई विपक्ष का नेता कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकता और करता भी नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के बूते की बात नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ का कहीं भी कुछ भी डेंट पहुंचा सके। वो इस लायक भी नहीं और होता भी नहीं है। सरकार गिराई जाती है, सरकार बनाई जाती है, सरकार अपने हिसाब की लगाई जाती है, लेकिन सरकार में इस तरह के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का खेल जो होता है, काट छाट का खेल जो होता है, शह और मात का खेल होता है, वो अपने लोगों के द्वारा होता है और अपने ही लोग उसमें राजनीतिक घात करके उनकी राजनीतिक बढ़त को कम करना और अपना बढ़त बनाने का प्रयास करते हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो स्वाभाविक रूप से मोदी के बाद सबसे बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं। इसको दिल्ली दरबार हजम नहीं कर पा रहा है और उनका पर कतरने का प्रयास बराबर कर रहा है। अपुष्ट खबरें ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रयास में था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूरी में चुनाव लड़ने की बाध्यता आ गई है, क्योंकि योगी के बाद कोई लोकप्रिय नेता था नहीं। अगर योगी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा तो शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव फंस सकता है और फंस ही गया है, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारी है 70-71 सीटों पर और वो 70-71 सीटें सीधे अखिलेश यादव को मिली है और बीच में किसी को नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। भाजपा नेतृत्व को समझ आ गई होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको, जो मुझ जैसा साधारण आदमी इस बात को समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया है। ये जो बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और निर्दलीय उर्दलीय की जो कुछ कुछ सीटें पिछले बार मिल गई थी, आपकी बार उत्तर प्रदेश की महानतम जनता ने साफ और स्पष्ट मताधिकार दिया है। या तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया है या योगी आदित्यनाथ के विरोध में वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ को विरोध में वोट देने वाले साफ और स्पष्ट चिन्हित हो गए हैं कि वो सारे मुसलमान बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दिया है। पिछले बार 70-71 सीटों पर योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़त बनाए हुए थे और जीते थे। वो सारी 71 सीटों में से 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और वो 68 का 68 सीट सीधे 71 सीट के रूप में तब्दील होकर अखिलेश यादव के खाते में चली गई। मतलब अखिलेश यादव अपना यादव एमवाई समीकरणों को बरकरार रखे हुए हैं। जितनी सीट उनकी पिछले विधानसभा में थी वो सीटें ऐसी है और कुछ सीटें जो इधर उधर गई थी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी में ना जाकर के सीधे अखिलेश यादव के पास गई हैं। ये बड़ा साफ और स्पष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में लोग इस बात को बड़ा ध्यान रखेंगे। उनका ये इच्छा था कि योगी आदित्यनाथ को दबाव में ही बेशक मंजूर करना पड़ा तो कम से कम 80-100 के करीब भारतीय जनता पार्टी सीट निकाले और बाकी 80-100 और 100 की हम खरीदारी करें सीटों का, केंद्रीय नेतृत्व का हुआ दिखा करके, पैसा दिखा करके, जैसे और जगहों पर खरीदी गई थी। और उसका सबसे बड़ा माध्यम बने ये कि भाई योगी आदित्यनाथ के कड़क छवि के आगे कोई भी विधायक उनको समर्थन देने को राजी नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आप गोरखपुर मठ जाइए और हमारे एक खड़ाऊ को मुख्यमंत्री के रूप में
पदस्थापित होने दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से धाराशायी होगी, गलत होगी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक शीर्ष नेतृत्व में बहुत सारे नेताओं ने यह प्रयास किया था और मन में ये मनसा पाल रखे थे कि नरेंद्र मोदी 50-100 सीट कम हासिल करके चुनाव लड़े, क्योंकि दबाव में ही सही, मजबूरी में सही, हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ घोषणा ही रह जाए, जिस तरह से अडवाणी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित होते थे लेकिन बन नहीं पाते थे, वही हाल उनका था कि नरेंद्र मोदी भी ना बन पाए। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी का इतना मास अपील था, वो खैर आज तक बदस्तूर जारी है, उनके लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। वो अलग बात है कि उस लोकप्रियता के मुकाबले में योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी लोकप्रियता बनाया हुआ है, बढ़त बना लिया है। लेकिन योगी का बढ़त बेशक बड़ा हो, मोदी का कम नहीं हुआ, ये तो सच्चाई है। तो मोदी के नेतृत्व में 2014 में जो चुनाव हुआ था वो सारे तब के राजनीतिक पंडितों का सोच, राजनीतिक मठाधीशों का सोच और भाजपा के तत्कालिक शीर्ष नेतृत्वों की मंशा को धरता बताते हुए बहुमत से भी ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली। और एज यूजुअल पहले से चूंकि घोषित हो चुका था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही बनेंगे, नरेंद्र मोदी को मजबूरी में ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। बाकी रेस्ट हिस्ट्री, उन्होंने बाकी पॉलिटिकल काट छाट, साम दाम दंड भेद लगा करके अपने एनिमीज को कितना कंट्रोल किया, कितना साफ किया, वो आज तक के मंत्रिमंडल के विस्तार, काम और राजनीतिक हैसियत को देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह से वो सारे के सारे लोग निपटा दिए गए हैं जो उनके विरुद्ध मनसा पाले हुए थे। वही सेम इतिहास अपने आप को दोहराया योगी आदित्यनाथ के जमाने में भी वही जो हुआ दूसरा कार्यकाल की। बेशक मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को कबूल करना पड़ा हो, कम से कम सीट इतनी कम आवे कि ये मुख्यमंत्री ना बन पावे, हमको बाहर से समर्थन लेना पड़े। और बाहर से समर्थन लेने के लिए हम शर्त रख दें कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मजबूरी में हमको अपना कैंडिडेट जो घोषित कैंडिडेट था उसको बदल करके फलाने वाले कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। और फलाना वाला आदमी वो होता जो केंद्र सरकार का खड़ाऊ होता, जिस तरह से राजा भरत ने भगवान राम का खड़ाऊ रखकर के अयोध्या पर राज किया जब तक भगवान राम वन में रहे थे। उसी तरह का यहाँ पर भी खेल खेलने का साजिश रची गई थी। लेकिन भला वो उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने स्पष्ट मत दिया योगी के पक्ष में और स्पष्ट बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ का सरकार बनवाया, जिसमें इनकी सारी मंशा चकनाचूर हो गई। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या उद्देश्य होगी। 2 मिनट में आपको स्पष्ट कर देता हूं। अब कुछ खबरों से ये समाचार है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने क्षत्रपों को का औकात छटनी करने का प्रयास कर रहा है कि कोई आदमी हमारे कद के बराबर में ना पहुंचे। ये बीमारी कांग्रेस में थी, अब स्पष्ट हो गया कि भाजपा और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, सिर्फ नाम एक है, सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं। और दोनों का राजनीति अब वही हो गया है कि हम बढ़े, सिर्फ हम बढ़े, तुम बिल्कुल ना बढ़ो, अगर तुम बढ़ोगे तो तुम्हारी बढ़त को हम काट देंगे। इसी को काटते काटते पूरी कांग्रेस कट गई और अब दुनिया के नक्शे कदम में कांग्रेस को सैटेलाइट से खोजा जा रहा है हाई पावर रेजोल्यूशन वाले कैमरे से। जी कांग्रेस अब कहाँ रह गई है। लेकिन कांग्रेस आज भी जहां है वहां पर मिलजुल जुल हरकतों से बाज नहीं आ रही है, मतलब उसने अपने से कुछ सीखा नहीं है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों के प्रमुखों के राजनीतिक हैसियत पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कोई भी राजनीतिक वजूद वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना। वो सारे के सारे खड़ाऊ के रूप में या काठ के उल्लू के रूप में बैठाए गए हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, दिल्ली में बैठे नेताओं के हाथ में है। 2-3 उदाहरण दूंगा, सबका गिनवाने का कोई फायदा नहीं है। पहला उदाहरण आपको बता देता हूं, बंबई में जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना तो वहां पर एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जो उसके पहले मंत्रियों के ऑफिस में घुसने की साहस नहीं जुटा पाता था, मंत्री को ऑफिस में भी अपॉइंटमेंट लेने की हिम्मत नहीं करता था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया केंद्र के दबाव में। और तब के इतने वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और केंद्र नेताओं के बढ़ते लोकप्रियता के आगे मजबूर हो गए और कुछ ना बोल सके। हरियाणा में जब सरकार बनी तो एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जो इसके पहले कभी
चुनाव ही नहीं लड़ा था और वो एक संघ का प्रचारक था। मुख्यमंत्री छोड़िए, वो तो सरकार के ही किसी अंग का कभी कोई अंग ही नहीं रहा था। उसको बना करके खड़ाऊ के रूप में इस्तेमाल किया गया। वही प्रयास उत्तर प्रदेश में किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी दबाव में नहीं आए। उन्होंने केंद्रीय नेताओं के उल जलूल मानों को मानने से साफ इनकार कर दिया और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के हितों का ही एकमात्र मोटो बनाया और उसी को अपना आधार मान करके पूरे 5 साल तक शासन किया, जिससे आला नेतृत्व खफा हो गया कि आप हमारे बातों को अवहेलना कर रहे हैं, हमारे बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम आपको भी नजरअंदाज कर देंगे। ये राजनीति है दोस्तों, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, सबकी कली पहचानती है और जनता जिसके साथ है उसको कोई क्या कर सकता है। उर्दू का एक लाइन है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो अगर इसको हिंदी में कहें तो जिस भगवान के भक्त पर भगवान का साक्षात कृपा है, उस पर कोई और कृपा क्यों नहीं कर सकता। रामायण में लिखा है ना कि या पर कृपा राम की हुई, आता पर कृपा करे सब कोई। तो जिस राम भक्त और भगवान राम का साक्षात कृपा है, उस पर कोई और कृपा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। कृपा निधान की, कृपा पात्र की कृपा बनी रहे और आपका राजनीति इसी तरह से बुलंदियों पर पहुंचे, क्योंकि अभी प्रदेश को नहीं देश को आपकी जरूरत है। क्योंकि कई जगह ये देखा गया है कि केंद्र में बैठे हुए नेता ढूल मूल नीति अपना करके असहज स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वोट की लालच या अपनी छवि चमकाने की जो बीमारी है, उसके चक्कर में कई बार राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में अब 1 सेकंड भी सरकार को वहां बने रहने देने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरे बंगाल का जनता का जान जोखिम में डाला गया है, लेकिन अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए, अपने फेस वैल्यू को बनाए रखने के लिए लोगों के वैल्यू को कम किया जा रहा है। इस तरह की जब कोई सीन आती है तो वहां पर लगता है कि शायद मोदी जी से ज्यादा योगी जी साफ स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, रखेंगे और शायद रख पाएंगे। यही डर केंद्रीय नेतृत्व को सता रही है और मैं समझता हूं कि राष्ट्र हित में ये डर बिल्कुल बेबुनियाद, वाहियात और गलत है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिखरेंगी, लेकिन ये राष्ट्र मजबूत था, है और रहेगा और हमको इसी पर काम करना चाहिए कि राष्ट्र मजबूत हो। हम लोगों को भी राष्ट्र मजबूत पर काम करना चाहिए। मोदी आएंगे जाएंगे, योगी आएंगे जाएंगे, शाह रहेंगे जाएंगे और कई शाह आ जाएंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लकवा संभव हुआ तो हुआ कि भाई अब ये देश कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी उनसे भी बढ़िया आया। जब इंदिरा जी को गोली मार दिया गया तो हुआ कि अब तो देश खत्म हो जाएगा, कौन चलाएगा। लेकिन राजीव गांधी बिल्कुल अनुभवहीन प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाया। लेकिन जब उनका भी आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया तो हुआ कि कौन चलाएगा। तब पीवी नरसिम्हा राव आए तो कहा गया कि आप पहले क्यों नहीं आप बढ़िया सरकार चलाए। नरसिम्हा राव का हुआ कि भाई अब वो हट गए तो क्या होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी 4 कदम चांद की ओर जा रहे थे, वो सबने देखा। हुआ कि भाई ये कभी हृदय साफ दिल मान तम आदमी प्रधानमंत्री है, अब ये जाएगा तो कौन होगा। आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास है कि और किसी की कमी ही नहीं खलती, याद ही नहीं आता कि कोई और भी प्रधानमंत्री था। तो मैं समझता हूं कि हमारे भोजपुरी में कहावत है कि जो जो धरती आगर बढ़ी, मतलब इंच इंच पर हमारा धरती इतनी निपुण लोगों की जननी है कि किसी भी आदमी को अगर बैठाया जाए तो पिछले वाले से ज्यादा बढ़िया काम करके दिखाता है और ऐसा मुझे उम्मीद है कि दिखाएगा। इसीलिए इस राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए और इस राष्ट्र को मजबूती तभी मिलेगी जब आप इसी तरह से स्पष्ट मताधिकार देते रहेंगे। जैसे अभी योगी को दिया उसी तरह से मोदी को दीजिए, क्योंकि मोदी को भी उतना ही आवश्यकता है जितना योगी के लिए था। बाकी बीच वाले लोगों को भूल जाइए, क्योंकि ये राष्ट्र है तभी आप हैं और आप हैं तभी ये राष्ट्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।